कॉलेज जाने के लिए इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? आधे घंटे से आईने के सामने बैठी हो। क्या हुआ? जब देखो लड़की को डांटते रहते हो। अभी शौक पूरा नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी? हर लड़की का मन सजने संवरने को करता है, बिना बात के डांटते रहते हो। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। भावना। हाय। अरे जल्दी करो भावना, हम लेट हो रहे हैं। चलो यार, मैं तो तैयार हूँ। ओके, बाय आंटी। बाय अंकल। पता नहीं ये लड़कियां इतना सज-धज कर कहाँ जाती हैं? इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कॉलेज नहीं, किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रही हैं। सब लोग तुम्हारी तरह कंजूस नहीं होते, जो अपनी लड़की को एक अच्छी ड्रेस लाकर भी नहीं दे सकते। अरे जिनके माँ बाप अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी लड़कियाँ तो अपना शौक पूरा करेंगी ही ना। लड़कियों को ज्यादा छूट देना अच्छा नहीं होता। ठीक है, जाओ स्नान कर लो, खाना तैयार है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा? साहब लाइट बिल। लाओ, ये लाइट बिल है। अरे 1500 रुपया लाइट बिल, और तुम इसे लाइट कह रहे हो? लाइट का मतलब समझते हो? लाइट मतलब थोड़ा। 1500 रुपया थोड़ा नहीं होता। आप उनको नहीं मालूम साहब, ये लाइट बिल आपका है इसलिए मैंने आपको दे दिया। अरे मगर हमारे घर का बिल इतना कैसे आता है? हमारे घर के अंदर केवल 2 बल्ब जलते हैं, और 2 बल्बों के लिए इतना पैसा नहीं हो सकता। आप उनको नहीं मालूम साहब, आप बिल के ऑफिस में आकर बात कर लीजिए। क्या हुआ जी? ये लाइट बिल 1500 रुपया लाइट बिल आया है। हमारे लाइट का बिल इतना कैसे आता है? कुछ समझ में नहीं आता। बेटा तुम्हें कोई रास्ता बता दो ना। आप लोग साहब से बात करेंगे तो कुछ कम कर देंगे। मुझे ये सब शिवाजी राव का चाल मालूम पड़ता है। हमारे मीटर से न जाने किस किस को लाइट देता है, और सबका बिल मुझे ही भरना पड़ता है। आप उसे जाकर ये बिल दिखाइए। सबका बिल हम क्यों भरे? ठीक है, मैं उसे दिखा कर आता हूँ। बेटा तुम अंदर आओ, चाय पियो। आओ ना अंदर, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, शुक्रिया। आज मुझे बहुत काम है और बिल भी मुझे बहुत ज्यादा बांटना है आज। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। सेठ जी, आइए केदार बाबू, बैठिए बैठिए। सेठ जी, ये लाइट बिल है। लाइट बिल का मैं क्या करूं? इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाके भर दीजिए। सेठ जी, इतना लाइट बिल मैं कैसे भर सकता हूँ? 1500 रुपए लाइट बिल आया है। हमारे मीटर से दूसरे आदमी भी लाइट लेते हैं। केदार बाबू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर के अंदर ट्यूबलाइट लगाओ, बल्ब से बिल ज्यादा आता है, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। देखिए, मेरे घर में सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं, और 2 बल्बों का बिल इतना तो नहीं हो सकता। केदार बाबू, अगर तुम मकान का लाइट बिल भी नहीं भर सकते तो तुम मेरा मकान खाली कर दो। तुम एक समझदार आदमी हो करके मैंने तुम्हें रहने के लिए मकान दिया था, और तुम हो कि मकान खाली करने का नाम ही नहीं लेते। केदार बाबू, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। सेठ जी, क्या मेरी ईमानदारी पर आपको कोई शक है? फिल्म के ऑफिस के अंदर मैं 20 साल से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। बड़े बड़े आदमी मुझे केदार बाबू कहकर हाथ मिलाते हैं। यही तो रोना है केदार बाबू, तुम 20 साल से गलत जगह पर ईमानदारी दिखा रहे हो। तुम्हारी उस फिल्म लाइन में ईमानदारी एक कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो, 20 साल से तुम इस लाइन में काम कर रहे हो, और अभी तक तुम अपना खुद का मकान भी नहीं खरीद पाए, और ना ही खरीद पाओगे। केदार बाबू, फिल्म लाइन में गरीब लोगों का काम नहीं है, ये तो पैसे वालों की दुनिया है। पैसा फेंक और तमाशा देख। अपना शौक पूरा करने के लिए तुमने अपनी बीबी और बच्ची की जिंदगी दांव पर लगा दी।
अपना शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन कभी अपनी बीवी और बच्ची के बारे में सोचा है? क्या उनका कोई शौक पूरा किया है? नहीं ना, कैसे करते? पैसे ही नहीं बचते। बड़े बड़े हीरो आकर तुमसे हाथ मिलाते होंगे। कहो केदार बाबू, कैसे हो? बस तुम्हारा सीना फूल कर चौड़ा हो जाता होगा और लोगों से कहते फिरते होंगे, बड़े बड़े हीरो मुझे सलाम मारते हैं। केदार बाबू, वो हीरो लोग दिन में लाखों रुपए कमाते हैं और तुम्हें क्या मिलता है? केदार बाबू, उन प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को और हीरो को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर कोई लड़की काम मांगने जाए तो पहले उनका बिस्तर गर्म करे और बाद में काम। अगर कोई लड़का काम मांगने जाए तो पहले उनकी भड़वागिरी करे, वरना काम नहीं मिलेगा। केदार बाबू, फिल्मी दुनिया गरीब लोगों की नहीं है, ध्यान में रखिए। अब तुम उस फिल्म लाइन में फंस गए हो तो मैं क्या करूं? केदार बाबू, अब बहुत हो गया, अब तुम मकान मेरा खाली कर दो। सेठ जी, मैं आपके मकान में 20 साल से रह रहा हूँ। अब ये मकान खाली करके कहाँ जाऊं? कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेना देना। अगर तुम 20 साल बम्बई की किसी भी सड़क पर बैठकर 5 रुपए के चने भी बेचते ना, तो आज तुम्हारा खुद का एक मकान और दुकान होता। बातें करते हो बड़ी बड़ी, ईमानदारी हो फलाना और ठिकाना। मैं क्या सोच कर आया था मुंबई और क्या मिला? क्या हुआ? वही पुरानी बातें, मकान खाली कर दो। अब तो मैं सोच रहा हूँ वकील साहब से मिलकर सब बता दूंगा। मैं जा रहा हूँ वकील साहब के पास। अरे यार, एक हफ्ता हो गया कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। हर रोज 3-4 घंटे खाली रहते हैं। अरे बुद्धू, कॉलेज में पढ़ने कौन आता है? सब लोग तो ऐश करने आते हैं। हाय जूही। हाय। हाय। हेलो जूही, आज इतनी लेट? हाँ यार, रात को मैं मम्मी डैडी के साथ एक पार्टी में गई थी। रात में लेट घर आए तो सवेरे आंख ही नहीं खुली। पर एक बात बताऊं, पार्टी में मजा आया। जूही, ये चेन कब खरीदी? कल ही तो खरीदी है। वाह, क्या बात है। नहीं यार, सिर्फ 15,000 की है। 15,000 की चेन? बस करो यार, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। जूही के लिए 15,000 कुछ भी नहीं। हाय रेखा। हाय। हाँ चलो यार, आज बबलू के साथ पिकनिक पे बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है। ओके। खाली पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया है? हाँ बताओ। या आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बनाया है? जब तुम हफ्ते में 3 बार आइसक्रीम खाती हो तो मुझे एक बार खाने में क्या प्रॉब्लम है? जाओ यार, जाकर ऐश करो। बाय, मैं चलती हूँ। चलो यार, रेखा तो चली गई, अब हम क्या करें? बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। अरे सुनो, हम लोग मेरे फ्लैट पर चलते हैं, वहीं पर फिल्म देखेंगे। फ्लैट पर कोई भी नहीं है। चलो यार, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर बैठकर कौन बोर होगा? क्यों भावना, चलेगी ना? चलो। आ जाओ। अरे भावना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार, कुछ नहीं, जूली का वेट कर रही हूँ। ओके, फिर तू वेट कर, मैं क्लास में जाता हूँ, मेरा क्लास है साइंस का। अच्छा ठीक है। ओके बाय। बाय। कमाल है,
यार हेलो। अरे हेलो की बच्ची, पिछले 2 घंटे से तुम्हारा फोन ट्राई करो, नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल। अरे बाबा, कॉलेज में मोबाइल बंद रखना पड़ता है। अरे मगर तुम कॉलेज में आती क्यों हो? तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है? एक रात में 20,000 रुपया तो कमा लेती हो। जल्दी बोलो, क्या काम है? मेरी सहेलियां देख रही हैं। सुनो, वो जो लाल कमीज और सफेद दुपट्टे वाली लड़की है, कौन है वो तो क्या माल है यार। इसका तो कोई भी एक रात का 1 लाख रुपया दे देगा। कोई फायदा नहीं है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जूली डार्लिंग, अगर वो ऐसी लड़की नहीं है तो तुम्हें उसे ऐसी लड़की बनाना होगा। ये काम तो तुम्हें मेरा करना ही होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब काम की बात करो, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ हाँ बताता हूँ। आज रात 8 बजे तुम्हें प्रिंस होटल के कमरा नंबर 203 में जाना है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी शार्प 8 o'clock। एक मिनट, इसके अंदर पूरे 20,000 रुपए हैं। थैंक यू। थैंक यू तो तुम्हें मैं बोलूंगा जब तुम लाल और सफेद दुपट्टे वाली लड़की को मेरे पास लाओगी। ये फोटो देखकर तो भावना गणपत के चक्कर में जरूर फंस जाएगी, पर किसी तरह ये फोटो भावना को दिखाना जरूरी है। अरे राहुल, क्या है? भावना कहाँ है? भावना तो लाइब्रेरी के अंदर बैठी है। ठीक है, ये बुक उसे दे देना और उसे कहना कि जूली के फ्लैट पर आके मिले। ओके ठीक है। अरे जूली, भावना नहीं आई क्या? नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अंदर जाके टीवी देख, मैं आती हूँ। ओके ठीक है। अब देखती हूँ मैं भावना कपड़े कैसे नहीं उतारती। जूली कहाँ है? पता नहीं। वो देखो, ठंडा मंगा के रखा है, चलो पी लेते हैं। अच्छा है बहुत।
वाह, क्या चीज है, एकदम कड़क माल है। राम कसम, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। ए सेठ, क्या सोचता है? जो करना है फटाफट कर यार, क्या चिकना है। चल आजा जल्दी से। छी, ये जूली भी बड़ी बदमाश है, कैसी कैसी पुस्तक पढ़ती है।
अरे ये भावना कहाँ से आ गई? अरे ये तो मेरे कोई में रहती है, अभी सामने कहाँ से आ गई? नहीं, ये भावना नहीं हो सकती, ये कोई और है। अरे ये तो भावना ही दिख रही है। ये तो वही है, भावना ही दिख रही है, ये कहाँ से आ गई? भावना की माँ, वकील साहब के लिए चाय बना देना। जी भाभी जी, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल देना। जी जरूर। थैंक यू। हाँ केदारनाथ जी, आज आपने मुझे कैसे याद किया? देखिए वकील साहब, हमारा मकान मालिक हमें बहुत परेशान कर रहा है। हर रोज मकान खाली करने की धमकी देता है, जबकि मैं इस मकान में 20 साल से रह रहा हूँ। हमारे मीटर से न जाने किस किस को लाइट देते हैं और सबका बिल हमें भरना पड़ता है। देखिए केदारनाथ जी, मकान मालिक आपसे मकान खाली नहीं करा सकता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और रही मीटर की बात, तो आप इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं। चाय लीजिए। लेकिन हाँ, हमें मकान मालिक के ऊपर केस दायर करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। थैंक यू। मैं उसे कल ही नोटिस दे देता हूँ। केदारनाथ जी, उसकी नींद हराम हो जाएगी। आप आराम से सोइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ठीक है? ठीक है। अब मैं चलूं? अच्छा। अच्छा, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद वकील साहब।
कौन? क्या काम है? जी केदारनाथ जी यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। जी मुझे उनसे मिलना है। 1 मिनट। पापा, हाँ, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? आप ही आकर देख लीजिए। अच्छा पापा, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा जाओ, संभल के जाना। हाँ हाँ। कहिए, क्या बात है? अंकल आप ही केदारनाथ जी हैं? जी, मैं ही केदारनाथ हूँ। अंकल मैं देवदत्त हूँ, आपके गांव के दोस्त शरद बाबू का बेटा। अच्छा, तो तुम मेरे गांव से आए हो, बंगाल से आए हो? जी हाँ, मैं आपके गांव बंगाल से आया हूँ। पापा तो आज भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने ही आपका एड्रेस मुझे दिया था। वैसे आपको वो हर रोज याद करते हैं, आपको भूले नहीं है वो। आओ आओ, सामान अंदर ले आओ। जी बैठो बैठो बैठो। थैंक यू अंकल। आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझ लेना। जी सुनाइए, शरद बाबू कैसे हैं? जी पापा बिल्कुल ठीक हैं। अरे भावना की माँ, देखो मेरे गांव से कौन आया है। शरद बाबू का बेटा आया है, देवदत्त नाम है। जी आई। नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खुश रहो, बैठो। थैंक यू। अब तो उन्होंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान कर ली है। अच्छा, बहुत चलती है। तुम्हारी माता जी? माता जी भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आप भी कमाल करते हैं, इतनी दूर से वो थका आ रहा आया है, उसे थोड़ा आराम तो करने दो। आप तो बस सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम जी। करती हूँ, ठीक है? देवदत्त, गांव की कुछ बातें बताओ। गांव में तो अंकल सब ठीक है। अच्छा, हाँ, पापा अक्सर आपकी बात किया करते हैं। उन्होंने तो मुझे बताया कि आप बचपन में ही बॉम्बे आ गए थे और वापस कभी गए ही नहीं। मैं भी अंकल बहुत मुश्किलों से यहाँ आया हूँ, लेकिन पापा ने मुझे ये भी बताया जो लोग मुंबई जाते हैं वो वापस कभी अपने गांव नहीं आते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि चाह कर भी आदमी बाहर नहीं निकल पाता। मैंने कई बार कोशिश की गांव वापस जाने की, परंतु जा नहीं सका। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि चाह कर भी नहीं जा सकता। बीवी बच्चों को क्या पहचानेंगे गांव वाले। अब बातें बंद करो और खाना खा लो, चलो। लो शुरू करो। आप भी लीजिए। हाँ, मैं भी करता हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है? यहाँ नौकरी करने का इरादा है? अंकल सोचकर तो मैं यही आया हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हो गई है? अंकल मैं बीएससी पास हूँ, प्रथम श्रेणी में। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वेरी गुड, तब तो तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन मैं कई सालों से दुबई जाना चाहता हूँ। हाँ, तुम दुबई भी जा सकते हो।
बेटा और कुछ चाहिए? खाते वक्त शर्माना मत। नहीं नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा बना है। मैंने बिल्कुल पेट भर के खाया, वाकई बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अच्छा, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ, फिर शाम को मुलाकात होगी। ठीक है अंकल, ओके। जूली, तुम भावना की जिंदगी बर्बाद मत करना। तुम अपने काम से मतलब रखो, जाओ अपना काम करो। अरे शराफत का तो कोई जमाना ही नहीं रहा यार आजकल, बताओ। आ गई बेटा, आ गई। जाओ, जाके कपड़े बदल लो और किचन में तुम्हारे लिए खाना रखा है। और हाँ, तुम्हारे कमरे में देवदत्त सो रहा है, तुम किसी दूसरे कमरे में पढ़ाई कर लेना, ठीक है? मम्मी, कौन है ये लड़का? तेरे पापा के गांव से आया है, तेरे पापा के बचपन के दोस्त का लड़का है ये। पढ़ा लिखा है, नौकरी की तलाश में आया है। वो हमारे ही घर में रहेगा? हाँ, फिलहाल तो यही रहेगा। उसका यहाँ रिश्तेदार है ही कौन? जब तक उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, वो यही रहेगा। पापा, और कुछ चाहिए? नहीं बेटी, मुझे नहीं चाहिए, देवदत्त को ला कर दो। नहीं अंकल, खाना वैसे बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब मैंने बहुत खा लिया और नहीं चाहिए। देवदत्त, भावना को मैथ्स पढ़ाया करो। मैथ्स में इसके हमेशा कम नंबर आते हैं। भावना बेटी, देवदत्त मैथ्स में बहुत तेज है, इससे मैथ्स पढ़ लिया करो। जी पापा। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, मैं कल सवेरे सवेरे श्रीनगर जा रहा हूँ। भावना बेटी, मेरे गर्म कपड़े निकाल देना। फिर कब आओगे पापा? बेटी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम देवदत्त का ख्याल रखना, इससे किसी तरह की तकलीफ ना होने देना। मेरा लंगोटिया यार है बचपन का। तेरी शादी की बात उसके बाप से करूंगा। अरे भावना बेटी, जल्दी पानी का बोतल ला के दो, जल्दी करो, ट्रेन मिस हो जाएगी, जल्दी करो। अंकल, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मुझे भी बॉम्बे जाना है। अच्छा, तो मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। अच्छा, ट्रेन में देखो बहुत संभल कर चलना। जी अंकल। बहुत जेब कतरे हैं। जी। अच्छा, जल्दी घर आ जाना बेटा। जी बिल्कुल। अच्छा भावना बेटी, देवदत्त का ख्याल रखना। हाँ, जी इसे पापा। किसी तरह की तकलीफ ना होने देना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है? आइए। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। हाँ? अपना ख्याल रखना, चलो। हमारे प्रधानमंत्री कल 10 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। सूत्रों से पता चला है कि इसमें रूस और ब्रिटेन की यात्रा शामिल है। उनके सचिव ने इस बात की पुष्टि की है। वाह, क्या बात है। अब आगे क्या है? कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए। मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। हाँ? ओके। आज बहुत लेट जा रही हो? आप आराम कीजिए, ठीक है? हाय। हाय। भावना, जल्दी करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो, मैं तैयार हूँ। कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर ने शानदार शतक। ये कौन है? इसको तो पहले कभी देखा नहीं। ये मेरे पापा के दोस्त का लड़का है, गांव से आया है। अच्छा है। चल ना तू, चलते हैं। अरे भावना, तुम आ गई? हाँ, आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। लेकिन मम्मी कहाँ है? बैठ जाओ। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आ गया। बाकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है।
मम्मी को देखकर आते हैं ना? मैंने कहा ना वो बिल्कुल ठीक है, तुम नाश्ता वाश्ता कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, पहले मम्मी से मिलकर आते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो। हाँ चलो। आओ। देवदत्त, देवदत्त, खाना लगाऊं? हाँ लगा दो। यहीं पर खाएंगे? हाँ यहीं लगा दो, यहीं ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हैं। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। शायद आपको मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक और खाओ ना। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अब आप खा लीजिए। आप आराम से खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। देखिए मेरा पेट भर चुका है, अब आप खा लीजिए। मैथ्स पढ़ोगी? जी पढ़ाइए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। आए समझ में? समझ गई। क्या समझी? जो आप कह रहे हैं। चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। जी। भावना तुम एक गिलास पानी लेके आओगी? बहुत प्यास लगी है। लेकर आती हूँ। लीजिए। इसे वहां रख दो। दरवाजा खुला है। ठीक है, मैं बंद करके आता हूँ।
अरे मम्मी नहीं आई? एक्चुअली भावना उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। 2 दिन और वहां रहेंगी। सुनो। सुनाओ, क्या बात है? वैसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम इस लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं बाबा, मैं आज कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरी जान, मुझे आज सारी रात जागकर बितानी पड़ेगी। चलो हटो, पागल कहीं की। एक बात कहूँ, आपने मुझे पहचान तो लिया। आज तो हम अपनी जान का दीदार
करेंगे। आप आ गए? सुनिए, आपने तो बिना बोले पूरे 20 दिन लगा दिए। गए तो थे 15 दिनों के लिए। बीच में 5 दिन शूटिंग बंद थी, इसलिए देर हो गई। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मेरे सर में थोड़ा दर्द था, अब ठीक है। दवाई खा ली? हाँ, दवाई खा ली थी मैंने। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ। चलो अच्छा है। देवदत्त, और बताओ कहाँ कहाँ घूम आए हो? अंकल, एक कंपनी के ऑफिस में गया था। दुबई वालों की कोई कंपनी है। 2 साल के लिए वहां पर काम है। अंकल, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सेलेक्ट भी कर लिया है। और अंकल, एक और बात, उन्होंने मुझे 50,000 रुपए महीना देने का वादा भी किया है। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है और इसके लिए मुझे पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया? अंकल, मुझे पासपोर्ट की अभी तक कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन अब बनवाना ही पड़ेगा। इसके लिए कल सवेरे मैं गांव जा रहा हूँ, फिर वापस जल्दी आना भी है। मुझे कुछ पैसों का बंदोबस्त भी करना पड़ सकता है। कब तक वापस आ जाओगे? कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा। दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं? देवदत्त को दुबई में अच्छी नौकरी मिल रही है, उसी के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए इन्हें गांव जाना पड़ेगा। 15 दिन बाद वापस आ जाएंगे। कब जा रहे हैं गांव? कल सवेरे जाने की सोच रहे हैं। फिर वापस भी तो आना पड़ेगा ना। कितने बजे की गाड़ी है? सवेरे 7 बजे की ट्रेन है। घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। सवेरे जल्दी उठकर कुछ रास्ते के लिए बना देना। ठीक है, अब आप लोग आराम कीजिए, सुबह जल्दी उठना होगा। सब सामान ले लिया? जी हाँ। सब कुछ अच्छी तरह से देख लो, नहीं तो रास्ते में परेशानी हो जाएगी। जी, सब सामान रख लिया है। ठीक है। अंकल, आप रिक्शा बुलाइए, मैं सामान लेकर आता हूँ। मैं रिक्शा बुलाता हूँ जी। तुम सामान लेके बाहर आ जाओ।
सब सामान ले लिया? हाँ, सब सामान ले लिया है। कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? नहीं तो, कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। कुछ भूल रहे हो? क्या? आपका मोबाइल। ओह, ये लीजिए। देवदत्त कहते थे 15 दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती? 3 खत डाल चुकी हूँ, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। झूठे कहेंगे, कितने फोन किए मैंने। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं देवदत्त के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भावना बेटी, तुम्हारी मम्मी अभी तक नहीं आई? नहीं आई। ठीक है, तू आराम कर। हाँ। मैं ऑफिस जाकर आता हूँ, तुम दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। जी पापा, ठीक है।
भगवान, ये क्या हो गया? देवदत्त, तुमने तो मुझे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम ना आए तो वकील साहब, जरा बताइए अपना काम कहाँ तक पहुँचा? कल कोर्ट में अपने केस की तारीख है। अच्छा, आपको कल आना पड़ेगा। और शिवाजी राव भी कल कोर्ट में आ रहा है। कल सुबह कितने बजे पहुँचना है वहाँ पर? आराम से 11 बजे पहुंच जाइए। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल कोर्ट में मिलते हैं। हाँ ठीक। अच्छा, ओके। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सुनो, भावना अभी तक सोकर नहीं उठी। आज उसकी छुट्टी है और वैसे भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। 3-4 दिनों से ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, चेकअप कर लेगा। जी, आज ही मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, ना हंसती है, ना बोलती है, ना खाना खाती है। हे भगवान, तू ही रक्षा कर। भावना, भावना, भावना बेटी, अब कैसा लग रहा है? चलो उठो, सुबह के 10 बज चुके हैं। तुम्हारे पापा तो कब के ऑफिस चले गए। चलो उठो, उठ के नाश्ता कर लो। आज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, सिर में दर्द है, सिर दर्द की गोली खा लूंगी। अरे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाजार जाके आती हूँ। ठीक है, चलो उठो। तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं ये पाप लेकर अपनी मम्मी डैडी का सामना नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? भावना, हाँ? अभी तो तू तैयार नहीं हुई? चलो उठो, जाना है ना डॉक्टर के पास। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। ठीक है बाबा, तू सो जा। चलो सो जाओ।
अपनी मनमानी करेगी, बिल्कुल सुनेगी नहीं। चलो आराम करो, ठीक है? भावना, भावना, अरे अभी तक तो तैयार नहीं हुई। चलो डॉक्टर के पास जाना है ना। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। अरे ऐसे कैसे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। आपकी दवाई ले आओ ना डॉक्टर के पास से। कह देना थोड़ा सा बुखार है, डॉक्टर गोली दे देगा। अच्छा बाबा ठीक है, आलसी कहीं की। मैं ही लेके आती हूँ, ठीक है? तू सो जा और पहले दरवाजा बंद कर ली, ठीक है? ये देखो तुम्हारे लिए दवाई लेके आई हूँ, ठीक है? दवाई ले लेना और आराम करना, ठीक है? मैं अंदर काम करती हूँ। इसे तो बुखार है, डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। कितनी बार कहा इसे, बहुत जिद करती है, बिल्कुल डॉक्टर के पास आने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं करते बेटी, दवाई लिए बिना कैसे अच्छे होगे, और फिर तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये लो रुपए रखो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। डॉक्टर के पास जाना और दवाई याद करके खाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? चूहे मारने की दवा, चूहे मारने की दवा, कॉकरोच मारने की दवा। चूहे मारने की दवाई कितने की है? 5 रुपए। ये लो पैसे। जी ठीक है। चूहे मारने की दवा ले लो, कॉकरोच मारने की दवा ले लो। अरे भावना, कैसी है तू? इतने दिन हो गए तुम्हें घर आए हुए, क्या खरीद रही थी तू? कुछ नहीं, चूहे मारने की दवाई खरीद रही थी। कितने दिन हो गए तुम्हें घर आए हुए, तू तो हमें भूल गई है। ऐसा कुछ नहीं, आने का टाइम ही नहीं मिलता। चल आज तू मेरे साथ चल। ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम। किसी भी इंसान के लिए आत्महत्या पाप होता है। जो इंसान अनमोल शरीर को बिना किसी कारण नष्ट कर डालता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। अतः किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर वो इंसान आत्महत्या न करके अपने जीवन की फिर से शुरुआत करे तो वो इंसान अपने जीवन में 100 गुना तरक्की कर सकता है। ठीक उसी तरह मानव शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर को नष्ट करना बहुत बड़ा पाप करना है। अतः मानव शरीर कैसा भी हो पूजनीय है। तू ऐसे क्या देख रही है? तुम नहीं समझोगी, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है।
चली गई थी? कितनी देर लगा दी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाजार में गीता मिल गई थी, जबरदस्ती मंदिर लेकर चली गई, वहीं पर देर हो गई। दवाई लाई? अब दवाई की जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। बोल ना बेटी, क्या बात है? मम्मी, हाँ मम्मी बोल ना। मम्मी, बोल ना बेटी, क्या बात है? मम्मी, 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 बोलो ना बेटी, बोल मेरी बच्ची, बोलो। मम्मी, मैं देवदत्त के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, हाँ मम्मी। तूने ये क्या कर डाला बेशरम? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कहाँ की अंधेर नगरी है। देवदत्त मेरी बेटी को छोड़ के ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसके माँ बाप को यहाँ बुलाकर सब बातें बता दूंगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। देवदत्त को वापस आना पड़ेगा। मैं उसके बाप को अभी फोन करके सब बातें बता दूंगा। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। हाँ कहिए ना, क्या बात है केदार बाबू? शरद बाबू, देवदत्त और भावना की शादी अगर जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने आपको फोन पर यह बात बताई थी क्योंकि भावना देवदत्त के बच्चे की माँ बनने वाली है और देवदत्त 15 दिनों के बाद आने को कहकर गए थे। देवदत्त तो नादान है केदार बाबूजी, वो हमारा एक लौता बेटा है। हम नहीं चाहते कि वो दुबई जाए। कलकत्ता में हमारा इतना अच्छा कारोबार है, अच्छा पैसा कमा लेता है। हमारी तो इच्छा नहीं है उसे दुबई भेजने की। हाँ, ये बात तो ठीक है, यहाँ रहकर भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि दोनों बच्चों की शादी जल्दी हो जाए। हम भी इसी बात के लिए यहाँ आए अच्छा। हैं। लेकिन केदार बाबू, इसके पहले कुछ लेन देन की बात हो जाए। क्यों नहीं? भावना भी मेरी इकलौती संतान है और ये सब उसका ही है। केदार बाबू, मुझे 2 लाख कैश चाहिए और शादी का खर्च अलग से। क्या आप क्या कह रहे हैं शरद बाबू? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से दे सकता हूं? 10-15 हजार भी मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। ये क्या कह रहे हैं केदार बाबू? आजकल तो चना बेचने वाले भी 2-3 लाख रुपया शादी में खर्चा कर देते हैं। फिर भी आप तो फिल्म से जुड़े हुए हैं। मैं फिल्म ऑफिस में काम करता हूं शरद बाबू, मैं फिल्म प्रोड्यूसर नहीं हूं। देखिए केदार बाबू, मैं पैसे के बिना शादी नहीं करूंगा। वैसे मेरे लड़के के लिए लोग 10-10 लाख रुपया लेकर आते हैं। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपसे 2 लाख रुपया ले रहा हूँ, समझे? बच्चों की खुशी को पैसों से मत तोलिए शरद बाबू, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। ऐसा जुल्म मत करो शरद बाबू, ऐसा जुल्म मत करो। देखिए केदार बाबू, बगैर पैसे के तो शादी मैं नहीं करूंगा। मेरे लड़के की पढ़ाई के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। ऐसा मत कीजिए शरद बाबू, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत बाबूजी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी शादी बाबूजी, इनके नालायक बेटे से। घर आए मेहमान का ऐसा अपमान नहीं करने भावना बेटी। बाबूजी मेहमान नहीं बल्कि शैतान है। इनका बेटा भी हमारे घर में मेहमान बनकर घुसा था।
लेकिन मैं उस शैतान को पहचान न सकी बाबूजी, पहचान न सकी। अभी 1 मिनट भी हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलिए जी। बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? किसने कहा है रुकने के लिए? दफा हो जाइए मेरे घर से। चलो जी चलो, चलिए निकल जाइए। आपको चलो। बाबूजी रहने दीजिए बाबूजी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं देख सकती बाबूजी, नहीं देख सकती। बाबूजी मत रो ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा। बाबूजी बाबूजी ना बेटा ना, घबराओ मत, हम हैं ना। खत्म हो गया बाबूजी। सुंदर होना बेटी, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक तुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब अकेले ही जिंदगी का मुकाबला कर सकती हूँ बाबूजी, और जिंदगी से लड़ूंगी पापा, कुछ बनकर दिखाऊंगी। भावना बेटी, 3 बज गए हैं, अब तो सो जा।
अरे भावना, अच्छा हुआ तुम मिल गई। जूली ने तुम्हें बुलाया है। आइंदा मेरे सामने जूली का नाम मत लेना, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। स्टूपिड। मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया इसको जो इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया मेरे गाल पर? केदारे, ए केदारे, यायला माझ्या विरुद्ध कोर्टात केस घालतोस काय? अरे कोर्ट मेरा क्या बिगाड़ेगा? भावना बेटी, तू घबराना मत, भौंकने दे उस कुत्ते को। कल सब बातें वकील साहब को बुलाकर बताऊंगा। अब सो जा भावना बेटी, 3 बज चुके हैं, अब तो सो जा बेटी। आप आराम से सो जाइए बाबूजी। तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुझे अच्छी तरह देख लूंगा। अब तुम्हारा मकान खाली करवा के ही मैं दम लूंगा। अरे लड़कियों से धंधे करवाता है क्या? अरे तेरी खुद की लड़की पेट में है, तुझे कुछ शर्म है क्या? साला मेरा मकान हड़पना चाहता है। उसे क्या मालूम मैं कितना हरामी हूँ। साले को कलकत्ता तक छोड़ कर आऊंगा। शिवाजी राव को कोर्ट में दम देता है क्या? अरे शिवाजी राव आज तक किसी से नहीं डरा, उससे क्या डरेगा? वकील साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार केदारनाथ जी, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। वकील साहब रास्ते में देर हो गई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ऐसा है केदारनाथ जी, हाँ? शिवाजी राव का वकील है ना बाघमारे, हाँ? वो बड़ा हरामी है। अच्छा? हाँ? वो भावना को कोर्ट के कटघरे में बुला सकता है, उल्टे सीधे सवाल कर सकता है। मैं चाहता हूँ भावना कोर्ट में कुछ ना बोले। वैसे अपना केस बहुत मजबूत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रात को शराब पीकर गाली देता है, बगैर बात परेशान करता है, ये मैं सब बात कोर्ट में रखूंगा। जी जी। लेकिन फिर भी अगर कटघरे में वो खड़ा करता है तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चिंता मत करो अंकल, वैसे घबराने वाली कोई बात तो है ही नहीं। हाँ हाँ बेटा मैं समझता हूँ, लेकिन बेटा क्या है, मेरा कहने का फर्ज है ना समझाने का। अच्छा यहाँ कितनी देर लग जाएगी वकील साहब? कितना टाइम लगेगा, समझो करीब आधा घंटा लगेगा। जी काम कीजिए, आप कैंटीन जाइए, आराम से चाय नाश्ता कीजिए, मैं आपको बुलवा लेता हूँ। अच्छा ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। ओके कोर्ट चलता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वकील साहब, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक, फिक्रमंद लग रहे हैं आप। क्या करूँ भाई? देखिए सर जी, ऐसा है कि केदारनाथ के वकील ने आपके खिलाफ केस दायर कर दिया। उसका कहना है कि आप उसको शराब पीकर घर के सामने परेशान करते हैं, मामला पेचीदा है, और अनजान तरीकों से उसको मकान खाली करने की धमकियां देते हैं। देखिए केस तो मैं संभाल लूंगा, आप कोई झमेला मत खड़ा कीजिएगा। ठीक है। ये केदारनाथ का वकील तो मेरे सामने बच्चा है, उसको मैं देख लूंगा। अरे वकील साहब, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर, इसीलिए तो मैं पानी की तरह पैसा बहा रहा हूँ। चलो आइए नाश्ता कर लेंगे। ये बात कही आप। चलिए चलिए।
मिलॉर्ड, ये रही फाइल। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट केदारनाथ जी 20 साल से शिवाजी राव की बिल्डिंग में भाड़े पर रहते हैं। बगैर पास शिवाजी राव उनको परेशान कर रहे हैं। रात को शराब पीकर गाली देते हैं, शराब पीकर धमकी देते हैं कि मेरा मकान खाली करो। मिलॉर्ड, इस फाइल में टेलीफोन बिल, लाइट बिल और मकान के भाड़े की रसीद सब कुछ मौजूद है जो केदारनाथ जी के नाम पर है। तो मिलॉर्ड बताइए, मेरा क्लाइंट मकान कैसे खाली कर सकता है? क्यों खाली करेगा? मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने मेरे क्लाइंट शिवाजी राव पर जो इल्जाम लगाए हैं उस बारे में मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट शिवाजी राव इस शहर के एक जाने माने इज्जतदार आदमी हैं। उनके इस शहर में कई मकान हैं, कई बिल्डिंगें हैं और उन मकानों में हजारों परिवार रहते हैं और उन्हीं परिवारों में से एक केदारनाथ का भी परिवार है। केदारनाथ की शिवाजी राव से कोई दुश्मनी नहीं है मिलॉर्ड। शिवाजी राव एक इज्जतदार आदमी है और हर इज्जतदार आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन केदारनाथ उनकी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहा है। मिलॉर्ड, केदारनाथ अपनी बेटी के साथ उस घर में गलत तरीके से गलत पैसा कमाता है। मैं साफ शब्दों में बोलता हूं मिलॉर्ड, केदारनाथ अपनी लड़की से उस घर में धंधा करवाता है और कोई भी शरीफ आदमी अपनी इज्जत पे यह दाग नहीं लगने देगा। इसीलिए शिवाजी राव नहीं चाहते केदारनाथ जैसे लोग उस बिल्डिंग में रहें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बिना ठोस सबूत के एक लड़की पर इतना भयानक इल्जाम नहीं लगाया जा सकता मिलॉर्ड। यह मेरे क्लाइंट की तौहीन है। एक लड़की को इस तरह जलील किया जा रहा है। इस कोर्ट में एक इज्जतदार इंसान इस तरह से कभी बात नहीं करता है जिस तरह से मेरे फाजिल दोस्त भाग मार ने किया है। मिलॉर्ड, मैं किसी इज्जतदार आदमी पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं और इस बात का मैं सबूत भी पेश कर सकता हूं। मिलॉर्ड, मैं केदारनाथ की बेटी भावना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। भावना हाजिर हो। आपका नाम? भावना रॉय। आपकी उम्र? 17 साल। आप क्या करती हैं? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं। यह पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, एक कुंवारी लड़की मां कैसे बन सकती है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसी घटना किसी भी लड़की के साथ में हो सकती है। समाज की हमदर्दी ऐसी लड़की के साथ होनी चाहिए, न कि समाज उसे सुसाइड करने पर मजबूर करे। मिलॉर्ड, मेरे दोस्त की बात बिल्कुल सही है। ऐसी घटना किसी भी लड़की के साथ हो सकती है, लेकिन ऐसी घटना जब किसी के साथ होती है तो वो उसकी कंप्लेंट किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में करता है, जो कि केदारनाथ ने बिल्कुल नहीं की, बल्कि उसने अपनी बेटी के इस पाप को छिपाने की कोशिश की जो कि गैर कानूनी है। मिलॉर्ड, केदारनाथ की कुंवारी लड़की के मां बनने की वजह से मेरे क्लाइंट शिवाजी राव की इज्जत खतरे में है, क्योंकि केदारनाथ उसी बिल्डिंग में रहता है जिसमें शिवाजी राव, और इस समाज में कोई भी इज्जतदार आदमी किसी ऐसे आदमी को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी कुंवारी लड़की मां बनने वाली हो। हमारे समाज में ऐसी बदचलन लड़की को कुल्टा कहा जाता है मिलॉर्ड, कुल्टा। अरे भावना बेटी, अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? अरे कोई उठाओ मेरी बेटी को। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कल तक के लिए कोर्ट मुलतवी की जाती है।
कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? इनके दिल और दिमाग पर गहरा असर हुआ है। ऐसी हालत में इस माहौल में रहना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, मुझे खबर देना। अच्छा, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, कल ही चले जाएंगे। नहीं रहेंगे यहाँ पर। मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता। सेठ जी, बाहर 2 आदमी इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, भेज दो अंदर। आप लोग जाइए। गुड इवनिंग सेठ जी। गुड इवनिंग वाघमर साहब, आइए बैठिए। अरे ये जो वाघमर आपका नाम है ना, ये आपको बहुत सूट करता है। क्यों पूछिए? क्योंकि आप आदमी को बड़े प्यार से और धीरे धीरे मारते हैं। यही तो धंधा है सेठ जी। इनकी तारीफ? ये हैं सचिन कांबले जी,
काफी बड़े अधिकारी हैं और आपके काम के लिए लाया हूँ। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए कमले साहब। थैंक यू सर। बैठिए। अरे फड़ के 2 ग्लास लाना। धन्यवाद सेठ जी। कहिए क्या बात है? कमले साहब, क्या आप सचमुच मेरा काम करेंगे? देखिए सेठ जी, जब आप मुझे मेरे काम की कीमत देंगे तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। ये वाघमारे का बच्चा 7 साल से मुझे लूट रहा है, लाखों रुपए हड़प चुका है मुझसे। 7 साल के अंदर एक कमरा तक भी खाली नहीं करा पाया, तो फिर मैं आप पर कैसा भरोसा करूं? देखिए सेठ जी, अगर आपको करोड़ों रुपए कमाना है तो लाखों रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप पैसा ही खर्च नहीं करेंगे तो भला मैं फोकट में आपका काम क्यों करूंगा? मैं फोकट की बात नहीं करता कामले साहब, यहाँ तो पैसा खर्च करने के बावजूद भी काम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है सेठ जी, अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो आपका काम भी 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिर ठीक है, तब तक 1-1, 2-2 पैग हो जाए। ये हुई ना बात सेठ जी। शराब का मजा तो आपके ही आता है सेठ जी। अब क्या बोलूं? जरा भर के दीजिए। Cheers. Cheers. देखिए सेठ जी, काम तो मैं आपका करूंगा, लेकिन उसके लिए पूरा 50 लाख रुपया लूंगा। 50 लाख? हाँ, पूरा 50 लाख। वो क्या है ना सेठ, कि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। जिस काम में भी हाथ डालता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। अरे भाई, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। मालूम है आपको, मालूम है कितने दुखों को सहा है मैंने, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब पावर मेरे हाथ में है, मैं इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता हूँ। पूरा हिसाब एक साथ चुकता करना चाहता हूँ। कितने दुख सहे हैं मेरे माँ बाप बेचारे, मजदूरी का काम करते रहे मुझे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। मेरी माँ बेचारी गांव वालों के घरों में जा जाके झाड़ू पोछे का काम करती रही, ताकि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन सकूं। मैं तो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन ये सब देखने के लिए मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही सेठ। मेरी माँ नहीं रही। मेरे गांव का वो मंत्री पाटिल साहब, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। लेकिन साला पूरा 1 लाख रुपया खाया। मेरा बाप उसके सामने गिड़गिड़ाता था, रोता था कि साहब, मैं गरीब मानुस है साहब, इतना पैसा किधर से लेके आएगा, थोड़ा कमी करा ना साहब। नहीं माना साला, पूरा 1 लाख रुपया लिया। आप ही बताओ मिस्टर शिवाजी राव, इतनी उलझनों को झेलने के बाद जब इंसान यहाँ पहुंचता है, पावर उसको मिलता है, तो वो पैसा क्यों नहीं कमाएगा भाई? मुझे तो बहुत पैसा कमाना है। लोग बोलना मांगता है कि ये देखो सचिन कामड़े, एक मामूली से मजदूर का बेटा आज लाखों उड़ाता है, करोड़ों में खेलता है, ऐसा बोलना मांगता है। मुझे बहुत पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाऊंगा कि अक्खा मुंबई को खरीद के बेच डालेगा साला। बहुत पैसा कमाऊंगा, साहेब, कोई कामले साहब आए हैं।
ठीक है, भेज दो अंदर। जी। अरे आइए कामले साहब, बैठिए। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों सेठ जी, मुझ पर भरोसा आ गया क्या? कामले साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही भरोसा हो जाता है, और आप भी उनमें से एक हैं। ठीक है सेठ जी, जब आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। कुछ भी करूंगा, लेकिन आपका काम जरूर करूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने 50 लाख का बैग तैयार करके रखा है। मैं भी आपके भरोसे का खून नहीं होने दूंगा सेठ जी। अब तो आपका काम पूरा होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। ओके सेठ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। एक मिनट, जरा बैग लेके जाइए। थैंक यू, थैंक यू। हेलो गणपत, अरे यार मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हो कहाँ तुम? अरे साहब, मैं थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था। वो नीचे एक हॉल है ना, आप वहाँ जाके बैठिए, मेरा इंतजार कीजिए, मैं भी आता हूँ। ओके, मैं यही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। सलाम साहब। गणपत, सॉरी साहब, आने में थोड़ा देरी हो गया। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। वो थोड़ा ऊपर बिजी था। ये देखिए साहब, एकदम कड़क माल है, झक्कास। वाह वाह वाह, सचमुच एकदम हॉट माल है। आज तो बस मजा आ जाएगा। बस आप जाके कमरा बुक कर दीजिए। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। ये लो, ये रहा तुम्हारा माल। अब जल्दी से मेरा माल लेके आओ। ठीक है साहब, आप चलिए, मैं भी हाजिर हूँ। ओके। नोटों की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या कामले साहब, कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। और कैसे? भाई वाघमारे साहब, आपने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने सोचा थोड़ी सी सेवा मैं आपकी भी कर दूं। सेवा करना तो मेरा फर्ज है, आगे भी करता रहूंगा कामले साहब। इसीलिए तो मैं आपकी भी सेवा करने आया हूँ। नहीं वाघमारे नहीं, आपने तो पहले भी बहुत माल खाया है, वो भी फोकट में। अरे मैंने इतना माल लिया तो कम से कम सामने वाले का काम तो करके दिया। कामले साहब, माल तो खाने के लिए ही होता है ना। ऐसे मायूस मत हो वाघमारे साहब। लो, आप भी क्या याद करोगे, किसी सचिन कामले से पाला पड़ा था। ये ले जाओ। ऐश करो। साहेब, अरे दुख का दिन गया, वो कामले साहब दरवाजे पे रोक के आया हूँ मैं। जल्दी से बुलाओ भाई, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ उनका। जाइए, साहब अंदर बुला रहे हैं। आइए आइए कामले साहब, बैठिए। थोड़ी देर हो गई। ठीक है। जब से आपसे बात हुई है फोन पर, मुझे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार है। यूं समझिए सेठ जी कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब आप चैन की सांस लीजिए। सेठ जी, कामले साहब ठीक कह रहे हैं, हम लोग मंत्रालय से आ रहे हैं, आपका काम हो गया।
मुझे आप पर भरोसा नहीं, मैं कामले साहब को मानता हूँ। पूछो। वाघमारे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी, हम लोग सीधे मंत्रालय से ही चले आ रहे हैं। अच्छा, ये रहे पेपर्स, खूब अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए। वाह कामले साहब, आपने तो कमाल कर दिया। जिस काम के पीछे मैं पिछले 10 साल से था, वो काम आपने सिर्फ 10 दिन में करके दिखा दिया। सेठ जी, आपसे वादा जो किया था, आपने भी तो इतनी मोटी रकम चुकाई है, फिर आपका काम कैसे नहीं करता। ठीक है कामले साहब, मैं भी आपको ऐसी पार्टी दूंगा कि जिंदगी भर आप लोग याद करते रहेंगे। ये हुई ना बात। बोल गणपत, काय को बुलाया मेरे को? अरे बताता हूँ मेरी जान, इतनी जल्दी क्या है? क्या है ना जूली डार्लिंग, एक बहुत ही मालदार पार्टी लाया हूँ। बहुत माल है उसके पास, 2 नंबर का। हाँ, सरकारी आदमी लगता है। होटल में रूम बुक किया तेरे लिए, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। कितना माल लिया उससे? ये लो जूली, 10,000 रुपया। बस 10,000? तो क्या 10 लाख चाहिए तुम्हें? देख, मैं तेरे को पहले भी कितनी बार बोला, तू मेरे साथ ऐसा तू तड़ा करके बात मत किया कर। मैं बोला तेरे को, हाँ 10,000 रुपया। अरे 10,000 तो क्या, तुम्हें कोई 5,000 भी नहीं देगा। अरे ढल चुकी है जवानी तेरी, ग्राहक पटाखे लाता हूँ मैं, तेरा भाव बढ़ाता हूँ मैं, और अब तेरे को कौन पूछेगा? ए गणपत, 10 साल से लूट रहा है तू मुझे। मैं लूट रहा हूँ 10 साल से तेरे को? और तूने जो करोड़ों रुपया कमाया, जानती हो किसके बलबूते? मेरे बलबूते पे। ये बंगला बनाया ना तूने, किसके बलबूते पे? मेरे बलबूते पे। ये गाड़ी खरीदी ना तूने, किसके बलबूते पे? मेरे बलबूते पे। तूने भी तो करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया। जब लड़कियां तेरा साथ छोड़ के चली गई, सिर्फ मैं गणपत, मैं तेरे साथ अभी तक हूँ। अरे जूली, अरे तुम तो काम का नाराज होती है। देख, हम दोनों मिलकर साथ काम करें, इसी में हमारी भलाई है। अब देख, वो ग्राहक तेरा इंतजार कर रहा है होटल में, तू जा उसके पास। अरे मुस्कुरा ना, गुस्सा थूक दे, मुस्कुराओ। That's it, जा, शाबाश। अब मजा आएगा जूली डार्लिंग। नशा ये प्यार का नशा है कि मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। हाय। अरे जूली, तुम आओ आओ आओ। क्या बात है सर, बड़े मूड में लग रहे हो। जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया। सुनो प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। मालूम है तुम्हारे इंतजार में मेरा पूरा ये गिलास खलास हो गया। तो ये भर जाएगा। वैसे मैं आप ही के लिए तैयार हो रही थी। वैसे कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो मेरी जान, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे बदन पे ये कपड़े, ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं चेंज करके आ जाती हूँ।
जरा जल्दी करके आना मेरी जान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे उतारने से पहले ही मेरा नशा उतर जाए। आओ ना। माय डार्लिंग, तुम्हारा ये खूबसूरत और मखमली बदन देख के नशा और भी गहरा हो गया मेरी जान। आओ। पुलिस तुम्हारी हमें काफी दिनों से तलाश थी। राम सिंह मुझे ने अरेस्ट जाने करो। दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जल्दी ले चलो। यू आर अंडर अरेस्ट। पकड़ो इनको। अरे लेकिन क्यों भाई, बताओ तो सही, जुर्म क्या है मेरा? क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आज की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, पुलिस गणपत नाम के दलाल को कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत चाहती है। इजाजत है। मिलॉर्ड, पुलिस गणपत को 15 दिन की रिमांड पर लेना चाहती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे दोस्त, मेरे मुवक्किल पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। कोर्ट जूली और गणपत को 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। भाग मारे मुझे 7 साल से लूट रहा है, लाखों रुपए कमा चुका। 10 साल में सिर्फ एक मकान खाली किया, बाकी कुछ नहीं किया। साला कुत्ता कहीं का। जज साहब भी 10 लाख रुपए खा गए, फिर भी तारीख के ऊपर तारीख दिए जा रहे हैं, फैसला ही नहीं सुनाते। अब मैं दारू नहीं पीऊं तो क्या करूं? अब तुम ही मेरे साथीदार हो, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे सहारा हो। अब मैं क्या कर सकता हूं? अरे वकील साहब, इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो? बात ही घबराने की है। अरे जल्दी बोलो भाई, क्या बात है? हमारे वाले जज का ट्रांसफर हो गया। हमारा केस नए जज के हाथ में चला गया। लेडीज जज है। ये वही जज है भावना, केदारनाथ की बेटी, तुम्हारा टेनेंट जो हमारे खिलाफ केस लड़ रहा है। क्या बात कर रहे? वाघ मारे, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर हम केस हार गए तो हम डूब जाएंगे, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। सेठ जी, ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने अपने जज से बात की है, उसने आश्वासन दिया है सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पैसे डूब गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वाघ मारे। सेठ जी, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज तक कोई केस नहीं हारा।
कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, पुलिस गणपत नाम के दलाल को और जूली नाम की बार डांसर की फाइल कोर्ट के सामने पेश करने की इजाजत चाहती है। इजाजत है। मिलॉर्ड, कटघरे के अंदर जो आदमी खड़ा है उसका नाम गणपत है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? महबूब, मैं एक शरीफ आदमी हूं। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। पुलिस मुझे खाम खा परेशान कर रही है। आप चाहे तो मेरे वकील से पूछ लीजिए। मिलॉर्ड, मैं गणपत जी की तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे जो इल्जाम पुलिस ने लगाए हैं, पुलिस इन्हें नहीं सिद्ध कर सकी। इसलिए कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल की जमानत मंजूर की जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, गणपत कोई शरीफ आदमी नहीं है जिसे खुलेआम समाज में रहने की इजाजत दी जाए। कोर्ट एक बार फिर गणपत को चेतावनी देती है कि वो अपना जुर्म कबूल करे या सजा भुगतने के लिए तैयार है। महबूब, मैं कोर्ट के सामने सब कुछ कबूल करने को तैयार हूं। बस मेरी एक ही विनती है, आप मुझ पर थोड़ा रहम करें, थोड़ा रहम खाएं मुझ पर। पहले तुम अपना काम करो, कोर्ट बाद में सोचेगी। महबूब, मेरे अधिकतर ग्राहक सरकारी अधिकारी हैं। मैं उन सबके नाम कोर्ट में कैसे ले सकता हूं? मेरी जान को खतरा है महबूब, मेरी जान को खतरा है। कोर्ट गणपत और जूली दोनों को चेतावनी देती है कि वो सभी मुजरिमों के नाम लिखकर पुलिस के हवाले कर दे। कोर्ट तुम जैसा हैवान को खुला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानती हूं। जिस तरह तुम जिंदगी भर मासूम लड़कियों के भाव लगाते आए हो, उसी तरह कोर्ट तुम्हारा भाव लगाती है। 10 साल कैदे बामुशक्कत। भावना की जय, भावना की जय, भावना की जय, भावना की जय। Now court is suspended. और इसके बाद भावना कोर्ट के अंदर शिवाजी राव को चेतावनी देती है कि वो 20 साल से रह रहे सभी किराएदारों को मालिकाना हक दे, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। सजा के डर से शिवाजी राव सभी किराएदारों को मालिकाना हक देता है। सभी किराएदार खुशी खुशी भावना को आशीर्वाद देते हैं। भावना की जय, 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 भावना की जय,